क्या इस बार के बजट में उत्तर प्रदेश के साथ कोई नाइंसाफी हुई है और क्या प्रधानमंत्री मोदी वाकई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नाराज हैं और वो नाराजगी इस बार के बजट में दिखाई दे रही है। ये जो दावा हो रहा है, आज हम इसका एक फैक्ट चेक करेंगे। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश के नतीजों ने डबल इंजन सरकार को डिरेल कर दिया है, यानी पटरी से उतार दिया है। और प्रधानमंत्री मोदी अब लखनऊ से इतने नाराज हैं कि उन्होंने इस बार के बजट में उत्तर प्रदेश को कुछ दिया ही नहीं और इतने बड़े राज्य को खाली हाथ छोड़ दिया है। बड़े सपने दिखाए थे यूपी को, क्या मिला यूपी को? डबल इंजन की सरकार, तो डबल लाभ मिलना चाहिए था, दिल्ली का लाभ, लखनऊ का लाभ। लेकिन लगता ये है कि दिल्ली अब लखनऊ की तरफ नहीं देख रही है, या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया। उसका परिणाम हमें बजट में दिखाई दे रहा है। तो डबल इंजन का क्या फायदा हुआ? इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुल 14,691 शब्दों का आम बजट का भाषण दिया। 14,000 शब्दों का, जिनमें सबसे ज्यादा 5 बार बिहार का नाम और 4 बार आंध्र प्रदेश का जिक्र था। लेकिन इस 83 मिनट के बजट भाषण में उन्होंने एक बार भी, एक जगह पर भी उत्तर प्रदेश का नाम नहीं लिया, जबकि उत्तर प्रदेश लोकसभा की सीटों और आबादी के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन उसका नाम तक नहीं लिया। अभी बहुत कम लोग इस बात को समझ पाए हैं कि अगर वर्ष 2014 में भी बीजेपी ने उत्तर प्रदेश से उतनी ही सीटें जीती होती जितनी इस बार के चुनाव में जीती हैं, यानी मैं जो बात कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा, अगर 2014 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी का उत्तर प्रदेश में वही प्रदर्शन होता जो इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में रहा है, तो बीजेपी को वर्ष 2014 के चुनाव में पूर्ण बहुमत नहीं मिलता और उसकी स्थिति ठीक वैसी ही होती जैसी इस बार 2024 में है। अब जरा आंकड़ा देखिए। वर्ष 2014 में बीजेपी ने कुल मिलाकर 282 सीटें जीती थी, जिनमें से 71 सीटें उत्तर प्रदेश से आई थी अकेले। लेकिन अगर उस समय भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 71 की जगह इस बार की तरह 33 सीटें मिली होती, तो वर्ष 2014 में उसकी 38 सीटें कम हो जाती सीधे सीधे, और वो 244 लोकसभा सीटों पर सिमट जाती और बीजेपी के लिए नतीजे बिल्कुल वैसे ही होते जैसे इस बार थे, क्योंकि इस बार भी बीजेपी ने 240 सीटें जीती हैं। और इसी की वजह से आज बीजेपी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी पर निर्भर है और इन दोनों नेताओं के राज्यों को मोदी सरकार ने इस बार के बजट में 74,000 करोड़ रुपए दे दिए हैं। 2 राज्यों को 74,000 करोड़ रुपए। और जब यह बात कही जाती है कि प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश कुमार को लगभग 59,000 करोड़ रुपए और चंद्रबाबू नायडू को 15,000 करोड़ रुपए दिए, तो इससे यह सवाल उठता है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के मामले में योगी आदित्यनाथ के साथ नाइंसाफी की है? यह विपक्ष का सबसे बड़ा आरोप है कि इस बार योगी आदित्यनाथ को सजा दी गई है, उत्तर प्रदेश के लोगों को सजा दी गई है। अब इस दावे का फैक्ट चेक करते हैं और देखिए, इस सवाल का जवाब आप 3 बातों से आज जान सकते हैं। पहली बात, यह दावा सही है कि लगभग 15,000 शब्दों के बजट भाषण में उत्तर प्रदेश का जिक्र एक बार भी नहीं आया। लेकिन यह दावा गलत है कि इस बजट में ऐसा सिर्फ उत्तर प्रदेश और विपक्षी दलों के राज्यों के साथ हुआ है। उत्तर प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गोवा, केरल और पंजाब जैसे राज्यों का भी इस बजट भाषण में कहीं कोई जिक्र नहीं, जबकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे राज्यों में बीजेपी की अपनी सरकारें हैं, तो भी उनके बारे में जिक्र नहीं। अब आप खुद सोचिए कि अगर बजट भाषण में इन राज्यों का जिक्र नहीं है, तो क्या इसका मतलब भी यही माना जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से नाराज हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से नाराज हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी वो बड़े नाराज चल रहे हैं? क्या इसका मतलब ये? इसलिए उत्तर प्रदेश अकेला ऐसा राज्य नहीं है जिसका जिक्र बजट में नहीं। दूसरी बात, वर्ष 2019 में जब मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया था और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 80 में से 62 सीटें मिली थी, तब भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में
उत्तर प्रदेश का एक बार भी जिक्र नहीं किया था। और इसीलिए आज ये सोचने वाली बात है कि क्या उस समय भी प्रधानमंत्री मोदी योगी आदित्यनाथ से नाराज चल रहे थे। अब आप खुद सोचिए, अगर नाराजगी का आधार यही है तो इस बार के बजट में उत्तर प्रदेश का कहीं कोई नाम नहीं, तो फिर क्या इस हिसाब से वर्ष 2019 में भी प्रधानमंत्री मोदी योगी आदित्यनाथ से नाराज थे? और क्योंकि उस समय भी बजट में उत्तर प्रदेश का कहीं कोई नाम नहीं था। तीसरा बड़ा पॉइंट यह है कि बजट भाषण में अगर किसी राज्य का नाम नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं होता कि उस राज्य को बजट में केंद्र सरकार से पैसा नहीं मिलेगा। उदाहरण के लिए इस बार के बजट में उत्तर प्रदेश का नाम तो कहीं नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं जिस पर शायद विपक्षी नेताओं का ध्यान गया नहीं है या वो जानबूझकर ये बात छुपाना चाहते हैं। क्योंकि आज ही कर्नाटक के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने एक नई रिपोर्ट जारी की है जिसमें लिखा है कि पिछले 15 महीनों में अकेले कर्नाटक राज्य में 1182 किसानों ने कर्ज, सूखे और फसलों को हुए नुकसान के कारण आत्महत्या कर ली। 1182 किसान पिछले 15 महीने में आत्महत्या कर चुके हैं कर्नाटक में। कर्नाटक में कांग्रेस की अपनी सरकार है, वहां पिछले 15 महीनों से हर दिन औसतन 2 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद इन किसानों की बात करने वाला या इनके परिवारों को दिल्ली बुलाकर उनका दर्द बांटने वाला, उनके साथ वीडियो बनाने वाला कोई नहीं। ये तस्वीरें कर्नाटक के कोप्पल से आई हैं जो अभी आप देख रहे हैं, और वहां पिछले दिनों एक किसान ने आत्महत्या की है। ये एक छोटा किसान था जिसके घर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसकी तस्वीर, उसकी परिवार की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये वो किसान था जिसके पास अपनी सिर्फ 2 एकड़ जमीन थी और इस पर खेती करने के लिए इस किसान ने 10 लाख रुपए का कर्ज लिया था। और जब ये इस कर्ज को नहीं चुका पाया तो इसने आखिरी रास्ते के तौर पर आत्महत्या कर ली। और ये किसान अपने पीछे अपनी पत्नी और 3 बच्चों को छोड़कर गया है। और ये रोती बिलखती महिला इस मृतक किसान की पत्नी है, जिसका कहना है कि आज तक कोई भी नेता उससे मिलने के लिए, उसका दर्द बांटने के लिए उसके घर नहीं आया और ना ही उनके परिवार को आज तक सरकार की तरफ से कोई मुआवजा मिला है। और ये कहानी उस किसान परिवार की है जो कर्नाटक राज्य में रहता है जहां कांग्रेस की सरकार है। लेकिन दुख की बात यह है कि राहुल गांधी पंजाब के उन तमाम किसानों से तो मिलते हैं जो मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। उन्हें कहते हैं कि हम आपकी आवाज संसद में उठाएंगे, हम आपको इंसाफ दिलाएंगे, हम आपके पीछे एक चट्टान की तरह खड़े हैं। लेकिन राहुल गांधी कर्नाटक के इन गरीब किसान परिवारों से मिलना भूल जाते हैं, या फिर उन्हें लगता है कि कर्नाटक के किसानों से मिलकर उन्हें कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलने वाला। हमारे पास 2 एकड़ जमीन थी। हमें बहुत नुकसान हुआ। हमने कई तरह की खेती की, लेकिन हर खेती में नुकसान हुआ। मेरे 3 बच्चे हैं और पति दिव्यांग थे। हमने अपनी एक बेटी की शादी की, जिसके बाद हम पर कर्ज हो गया और यही मेरे पति की मौत का कारण बना। हमारे ऊपर 10 लाख रुपए का कर्ज था। बैंक ने हमसे सब कुछ छीन लिया। वो इस कर्ज की वजह से बहुत परेशान थे, कुछ खाते नहीं थे। हमें कुछ नहीं सूझ रहा था कि आखिर क्या करें। कर्जदार घर पर आ रहे थे, लिहाजा उन्होंने मरने का फैसला लिया और जहर खा लिया। सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया था। 3 महीने हो चुके हैं, अभी तक सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। आज तक के संवाददाता और आज तक की टीम इस किसान के घर पहुंचे, जो कि तस्वीरें आप देख रहे हैं। हमने इस किसान के परिवार से मुलाकात की, उनकी बात सुनी, उनका वीडियो बनाया और ये वीडियो आज आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ये वीडियो असल में राहुल गांधी को बनाना चाहिए था? जैसे हमारे संवाददाता इनके घर गए, असल में वैसे राहुल गांधी को इनके घर जाना चाहिए था। उस किसान की पत्नी से, परिवार से, बच्चों से मिलना चाहिए था और वहां से एक वीडियो बनाकर YouTube पर डालना चाहिए था और बताना चाहिए था कि वो इस तरह के हजारों किसान परिवारों के साथ जो कर्नाटक में मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं,
उनके लिए वो क्या करना चाहते हैं और क्या करेंगे। पंजाब में हाईवे पर धरना प्रदर्शन करके हाईवे को घेर कर आंदोलन कर रहे किसानों की कवरेज में मिलता है, उतना पॉलिटिकल ग्लैमर देश के बाकी राज्यों के किसानों की कवरेज में नहीं मिलता। और इसे आप ऑप्टिक्स भी कह सकते हैं। ऑप्टिक्स का मतलब होता है कि हमारे देश के नेता और जो पार्टियां हैं बहुत सारी बातें, बहुत सारे बयान सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि उनके जरिए वो एक संदेश दे सकें किसी को भी। और इस बात को समझाने के लिए आज आपके लिए कुछ आंकड़े निकाले हैं, ध्यान से आप सुनिएगा और फिर अपना मन बनाइएगा। वर्ष 2022 में कृषि के क्षेत्र से जुड़े कुल 11,290 किसानों और मजदूरों ने आत्महत्या की थी और इनमें भी सबसे ज्यादा 4,248 किसान महाराष्ट्र के थे, 2,392 किसान कर्नाटक के थे, 917 किसान आंध्र प्रदेश के, 728 किसान तमिलनाडु के, 641 किसान मध्य प्रदेश के। लेकिन सोचिए कि आपने कभी इन राज्यों के किसानों को अपनी मांगों के लिए सड़कें और हाईवे घेर कर आंदोलन करते हुए देखा है? क्या आपने मीडिया में या राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं को इन राज्यों के किसानों के साथ जाकर मिलते हुए देखा है, ये बयान देते हुए देखा है कि हम आपकी बात संसद में उठाएंगे और हम आपको पूरा समर्थन देंगे? शायद नहीं देखा होगा। भारत में सबसे ज्यादा आंदोलन पंजाब और हरियाणा के किसान करते हैं, जबकि इन राज्यों में किसानों की प्रति व्यक्ति आय पूरे देश में सबसे ज्यादा है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा मेघालय में प्रत्येक किसान परिवार की सालाना आय 3.5 लाख रुपए है, पंजाब में 3,20,000 रुपए, हरियाणा में 2,70,000 रुपए। लेकिन जिस कर्नाटक में एक किसान परिवार की सालाना आय सिर्फ 1,60,000 रुपए है, गुजरात में 1.5 लाख रुपए है, महाराष्ट्र में 1,40,000 है, छत्तीसगढ़ में 1,20,000 है, बिहार में सिर्फ 90,000 है और झारखंड में तो सिर्फ 60,000 है। वहां के किसान कभी आंदोलन करने के लिए दिल्ली नहीं आ पाते और ना ही कभी अपनी मांगों को लेकर कई कई महीनों तक किसी सड़क या हाईवे को घेर कर बंद करते हैं। वो कर नहीं पाते, इसीलिए उनकी बात दिल्ली तक पहुंचती नहीं, आप तक कभी पहुंचती नहीं। वरना क्या किसान सिर्फ 2 राज्यों में ही रहते हैं? देश के बाकी हिस्सों में किसान नहीं रहते? उन किसानों की आवाज कौन उठाएगा? और शायद यही कारण है कि इन गरीब किसानों को विपक्षी दल किसान ही नहीं मानते। लेकिन जिन राज्यों में किसान मोदी सरकार के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन करते हैं और उसकी क्षमता रखते हैं, उन किसानों को हाथों हाथ ले लिया जाता है और उनसे मुलाकातें भी होती हैं, मीटिंग्स भी होती है, संसद में भी उनकी मांगों को उठाने का वादा किया जाता है, उनके साथ वीडियो भी बनाए जाते हैं। और हम इसमें कुछ गलत भी नहीं मानते, ये लोकतंत्र है। हर पार्टी को, हर नेता को अपनी राजनीति करने का अधिकार है। वो जैसे चाहे अपनी राजनीति कर सकता है, जिस किसान से चाहे या जिस वर्ग से चाहे मिल सकता है, वीडियो बना सकता है, कोई रोक नहीं है। लेकिन राहुल गांधी अगर पंजाब के किसानों की आवाज संसद में उठाना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा जरूर करना चाहिए। पाकिस्तान की जीडीपी है 28 लाख करोड़ रुपए की, यानी महाराष्ट्र की जीडीपी, महाराष्ट्र की जो अर्थव्यवस्था है वो पाकिस्तान से बड़ी है। लेकिन महाराष्ट्र और मुंबई की असली स्थिति क्या है, आज आप अपनी आंखों से देखिए। भारत का जो फाइनेंशियल कैपिटल है, जिसे हम कहते हैं भारत की आर्थिक राजधानी, जो कभी नहीं रुकती, जो कभी नहीं थकती, जो कभी थमती नहीं है, उसकी जरा सच्चाई अपनी आंखों से देखिए। काय करणार आहे, लिहूनच द्यायचे ना, थांब ना आता जाऊ एकत्र। हार्बरनी जाऊ पण ये जिन आम आदमियों को आपने देखा, ये आम आदमी कौन है? देखिए जरा, ये आम आदमी कहां से आता है? ये आम आदमी क्या किसी और मिट्टी का बना है? क्या ये आम आदमी अपना टैक्स नहीं देता? क्या ये आम आदमी ईमानदारी से अपना काम नहीं करता? फिर भी क्या आप इन तस्वीरों को देखकर ये कहेंगे कि ये 2024 का भारत है, ये विकसित भारत की निशानी है? क्या आप ये कहेंगे कि इतने सारे लोगों को सारे टैक्स भरने के बावजूद ये सारी मुसीबतें झेलनी आज पड़ रही हैं, ये इनकी किस्मत का दोष है या फिर सरकारों का दोष है? एक शहर आपको दिखाया, अब अगले शहर पर आते हैं। मुंबई के बाद दिल्ली से आई ये तस्वीर देखिए, जहां यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे एक 26 साल के छात्र की इसलिए मौत हो गई क्योंकि ये युवा
दिल्ली के जिस पेइंग गेस्ट में रहता था वहां बारिश का पानी भर गया और जब इस छात्र ने बारिश के पानी में एक गेट को पकड़ा सहारे के लिए तो उस गेट में सरकार की पावर लाइन से करंट आ रहा था और इसी करंट के लगने से इस छात्र की मौत हो गई। और इसीलिए हमने आपसे कहा कि क्या इस देश के आम आदमी की किस्मत में सिर्फ सहना और ऐसे ही सड़कों पर मरना लिखा है? इस लड़के की क्या गलती थी? इसका सपना था आईएएस अधिकारी बनना, यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहा था, लेकिन देखिए कैसी मौत इसे आई। और बारिश का पानी और उस बारिश के पानी में करंट और इस लड़के की सारे सपने एक ही मिनट में, एक ही झटके में समाप्त हो गए। इस बच्चे के परिवार के, इस युवा के परिवार के सारे सपने एक ही झटके में टूट गए। काम हो गई, बहुत बड़ा घटना हो गई। उनका इकलौता लड़का, इकलौता लड़का, लड़का में लड़का, 100 लड़का में लड़का। परिवार के स्थिति पूछे के बाकी का बा, सारा परिवार होशवा माई बाप का पूछे के बा। जेकरा एक बेटा 30 साल का लड़का होके वो लड़का में लड़का।